सरकार बनाने में सिर्फ एक दिन लगता है जी, और वो सरकार जो है 5 साल चलती है। तो आप सोचिए कि उस एक छोटे से दिन की कितनी वैल्यू है। तो हमने देखा है उम्मीदवार काफ़ी पैसा खर्च करते हैं अपने प्रचार प्रसार में, तो क्या उनका कोई लिमिट नहीं है प्रचार प्रसार का, या कोई लिमिट है कि इससे ज़्यादा वो नहीं खर्च कर सकते हैं? ये सीमा जो है वो एमपीज़ के लिए अलग है और एमएलएज़ के लिए अलग है। तो अभी लोकसभा चुनाव है जी। तो लोकसभा चुनाव में अधिकांश राज्यों के लिए ये सीमा है 95 लाख की। ये बहुत ही सीरियस इशू है, कोई भी इसको लाइटली नहीं ले सकता है। 95 लाख से ज़्यादा खर्चा इनका होता है तो बाद में इनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। कि हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शायद वोट करते होंगे, बट इसका उल्टा है एग्जैक्टली। जी, आप चाहे झारखंड को देख लें, चाहे रांची को देख लें, चाहे पूरे इंडिया में कहीं और चले जाएं, ये एक पैटर्न बना हुआ है। पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के मन में रहता है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है क्या? जोहार, सफर चुनाव का में रांची अपडेट्स की टीम आज आई हुई है रांची के डीडीसी श्री दिनेश कुमार यादव जी के पास, क्योंकि हमारे पेज पर कई लोग कई तरह का प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर शायद हमारे पास भी नहीं रहता था, और रहता था तो शायद हमारे जवाबों पे उतना विश्वास नहीं करेंगे लोग जितना कि सर के जवाब पे विश्वास करेंगे। आपके सारे प्रश्नों को लेकर आज हम आ गए हैं डीडीसी श्री दिनेश कुमार यादव जी के पास, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम इनसे मांगेंगे। जोहार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि चुनाव के इस माहौल में जब आप लोगों का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, आपने हमें समय दिया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे ना जनता के कि हमने सोचा आपसे मिलकर ही अगर इसे क्लियर कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप आज्ञा दें तो हम सवालों से शुरू करें आपके साथ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आपने बोला कि हम लोग काफ़ी बिजी हैं इलेक्शन में। जी, बिजी तो ऑब्वियसली हम हैं ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इलेक्टोरल अवेयरनेस भी है। हम चाहते हैं कि जनता अवेयर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इलेक्शन तो इस बार भी हो रहे हैं, अगली बार भी होंगे, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जनता अवेयर हो उसके बारे में। जी, तो मैं बिल्कुल। आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो एक सवाल जो खासकर युवाओं के मन में रहता है कि क्या वोट देना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना जो है देखिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार बनाने में सिर्फ एक दिन लगता है जी, और वो सरकार जो है 5 साल चलती है। तो आप सोचिए कि उस एक छोटे से दिन की कितनी वैल्यू है। और दुर्भाग्य ये है कि बहुत लोग इसकी कीमत को नहीं समझते हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए है क्योंकि लोगों को ये बहुत आसानी से मिल गया है। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो जो पुराने ज़माने थे जी, तो जहाँ पे वोटिंग की शुरुआत पहली बार हुई थी, तो पहले क्या होता था कि हर किसी को वोट करने का अधिकार था नहीं। जी, तो समाज के ऐसे लोग जो अमीर होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, खाली उन्हीं को वोट देने की पावर उस समय दी गई थी। जी, और अगर उस ज़माने में किसी ने बोला होता 100 साल पहले, 150 साल पहले कि आप सभी को वोट देने की ताकत दे दीजिए, तो दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग। मानते ही नहीं थे लोग उसको। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री था कि जिन्होंने पूरे सभी अपने जनता के लिए वोटिंग को ओपन किया। और आज कितने 75 साल हो गए हैं आज़ादी के। जी, तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को भूल गए हैं कि बहुत आसानी से इनको मिल गया है, तो वैल्यू नहीं करते हैं। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक छोटा सा आपका एक्शन है, बट उसके नतीजे जो हैं, रिपरकशंस हैं, वो 5 साल तक बहुत ज़्यादा आपको डेली लाइफ में अफेक्ट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है वोट करना। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 मई को हमारे रांची में मतदान है, वोट देने के लिए क्या लोगों को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है? काफ़ी लोगों को मैं मिलता हूँ तो उनका भी यही सवाल होता है कि सर हमें छुट्टी कैसे मिलेगी। लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं बताना चाहूँगा सभी को कि इलेक्शन लॉ के अंडर में ये मैंडेटरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वे अपने कर्मियों को छुट्टी दें। और वो संस्था कितनी ही बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, वो प्राइवेट हो सकती है, वो सरकारी हो सकती है, वो एनजीओ हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उनको अपने कर्मियों को छुट्टी देनी ही है, एम्प्लॉइज़ को। और न केवल छुट्टी देनी है, उनको उस दिन की पगार भी नहीं काटनी है। इट्स अ पेड हॉलीडे अंडर लॉ। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा नहीं करती है तो उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उनके बॉस जो हैं वो छुट्टी उनको नहीं दे रहे हैं, आप सिंपली 1950 पे कॉल करिए, जो हमारा वोटर हेल्पलाइन नंबर है।
उसकी शिकायत करिए कि यहाँ पे हमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब 1950 पे ऐसे लोग शिकायत कर सकते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुतों की शिकायत रहती है कि हमें छुट्टी ही नहीं मिली। नहीं, इसमें देखिए अब डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है, कई बार उनको भी अवेयरनेस नहीं होती है जी, ठीक है, बट अगर किसी को मालूम है और वो नहीं दे रहा है तो वो गलत है। मुझे लगता है एक फ़ोन हमारी तरफ से जाएगा तो कोई भी मना बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी को भी ऐसा लगता है तो एनोनिमसली आप हमें बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं, वी विल टेक एक्शन। और एक्शन से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने रांची की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं उनको बुलाया भी था, उनके साथ मीटिंग भी की है, और सीईओ ऑफिस का जो डायरेक्शन था कि सब संस्थाओं को बताया जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये छुट्टी होती है उस दिन, पेड हॉलीडे, तो उनके बारे में अवगत भी कराया हमने। सर एक और मान्यता क्या है, सच है कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज़्यादा होती है, तो ये ऐसा क्यों होता होगा, आपको क्या लगता है सर? ये पहली बात तो ये सच है जी, और बहुत ही मतलब काउंटर इंट्यूटिव है कि हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शायद वोट करते होंगे, बट इसका उल्टा है एग्जैक्टली। जी, आप चाहे झारखंड को देख लें, चाहे रांची को देख लें, चाहे पूरे इंडिया में कहीं और चले जाएं, ये एक पैटर्न बना हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होगी और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे कम होगी। और इसको फिनोमेनन को नाम भी दिया गया है बाकायदा, इसको बोला जाता है अर्बन एपैथी, हिंदी में इसको बोला जाएगा शहरी उदासीनता। अगर आंकड़ों पे हम नज़र डालें तो 2019 में जो एवरेज टर्नआउट था वोटर्स का पूरे इंडिया में वो 67% था, और अगर हम रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करें जी तो वहाँ पे टर्नआउट 54% था। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है इसमें। जी जी। और कई बूथ हमारे ऐसे भी हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे टर्नआउट 10% है, 20% है। बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए कि मतलब कितने कम लोगों ने वोट दिया है वहाँ पे। और जो आपका अगला सवाल था कि इसके कारण क्या है, जी, तो कारण सबसे पहला जो पर्सनली मुझे लगता है वो ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी में शायद इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, और उस दिन को छुट्टी की तरह मना लेते हैं। और इस दिन को छुट्टी की तरह मनाते हैं कि चलो एक छुट्टी तो मिली। जी, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये है, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है। जी। और एपैथी जो मैंने बोला, अर्बन एपैथी, जी, एपैथी का मतलब ही यही होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड सिंपली। ठीक है, तो वो रीज़न है। और इसके अलावा कई जेन्युइन रीजंस भी होते हैं कि शहरी क्षेत्र के लोग अधिकतर वो होते हैं जो मतलब उनका ओरिजिनल घर वहाँ नहीं होता है, वो कहीं से आए हैं, बंगाल से आए हैं या फिर दूसरे ज़िले से आए हैं, तो उनका वोटर कार्ड अपनी उस जगह है, तो वोटिंग के दिन उनको वहाँ जाना पड़ता है वोट करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि नहीं जाते हैं। अभी हमने कुछ बूथ्स को विज़िट भी किया था कि जो जिसमें टर्नआउट लास्ट टाइम कम था, तो वहाँ डिस्कशन किया तो मालूम पड़ा कि काफ़ी लोग किराए के घर पे रह रहे थे। तो यहाँ पे नाम अपना रजिस्टर कराया उन्होंने, बट अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि किराए पे थे, 2 साल आए थे, 1 साल आए थे, चले गए हैं। तो इस तरह के शहर में जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक वो रीज़न भी है। बट हैविंग सेड दैट, जो पहला रीज़न है उदासीनता, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। आप गाँव में जाएंगे नुक्कड़ पे किसी पे, तो चाहे पे आप चर्चा करते सुन सकते हैं लोगों को, कितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट शहर में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। तो वो एपैथी वाला जो रीज़न है वो ज़्यादा बड़ा सबसे बड़ा कारण। और हमारा भी स्ट्रेस रहता है कि हम शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा मतलब एजुकेशन इम्पार्ट करें, जागरूकता ज़्यादा। बिल्कुल सर, कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं और आ नहीं सकते, मे बी एग्ज़ाम है या कुछ, उनके लिए कोई सोल्यूशन होता है क्या? कि देखिए उनके लिए सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि जहाँ पे आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, जी, जहाँ आपका रोल में नाम, इलेक्टोरल रोल में, वोटर सूची में नाम आपका डला हुआ है, आपको वोट डालने के लिए वहीं आना पड़ेगा। जी। तो सपोज़ आप रांची के रहने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, और पढ़ाई के सिलसिले से आप सपोज़ बेंगलोर गए हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपको आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वोटर कार्ड वहीं से बनवा लें, बेंगलोर से। अच्छा, यहाँ से हाँ, यहाँ से चेंज करा के आप वहाँ बनवा लें, जितने दिन पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ। और जब आप वापस रांची आते हैं तो आप वापस यहाँ पे जुड़वा लीजिए। और प्रक्रिया भी बहुत सिंपल है, ऑनलाइन तरीके हैं आजकल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। सर, वोटर स्लिप क्या होता है? बड़ा हम सुनते हैं, आपने अपना वोटर स्लिप लिया या नहीं, आपको वोटर स्लिप मिला कि नहीं, तो ये वोटर स्लिप क्या होता है? देखिए, वोटर स्लिप जो है, हमारी ज़िले की इलेक्शन की टीम जो है, वोटिंग के कुछ दिन पहले, करीब आप 10 दिन टाइप मान सकते हैं इसको जी, तो फील्ड में निकलती है और जितने भी वोटर्स हैं उनको एक पर्ची बांटते हैं। जी,
तो उसको टेक्निकली बोला जाता है वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, और आम भाषा में इसको वोटर पर्ची बोलते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि एक वोटर को रिमाइंडर है ये कि आपके इस बूथ पे इस दिन वोट है और आपका बूथ यहाँ पे है, आपको यहाँ पे आके वोट देना है, ताकि उसको रिमाइंड हो जाए, उसको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन तो उसका है, अब उसको मालूम भी तो होना चाहिए ना उसका बूथ कहाँ है। जी बिल्कुल। और 5 साल में कभी वोट दिया नहीं होगा, या हो सकता है उससे पहले नहीं दिया होगा। एक छोटी सी मैकेनिज्म है कि वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, और वोटर टर्नआउट हमारा बढ़े, और इससे बढ़ता भी है जी। एक छोटा सा मतलब प्रयास है हमारा, बट एक छोटी सी पर्ची की वजह से काफ़ी इसमें इजाफा होता है। एक उत्साह आ जाता है लोगों में कि अरे पर्ची आ गया है, मुझे जाके वोट देना। रिमाइंडर सिंपल सा है तो लोग जाते हैं। फिर वोट देने जो लोग जाते हैं उनको सिर्फ मतदाता पहचान पत्र लेके जाना है या कुछ और भी अपना आईडी प्रूफ की तरह वो ले जा सकते हैं? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग को लगता है कि मेरा पास वोटर कार्ड है तो बस और क्या चाहिए जी ये पर्याप्त है, बट ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वोटिंग डालने के लिए वो ये है कि आपका नाम उस बूथ पे वोटर सूची में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, आपका वोटर सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है। आपका वोटर कार्ड नहीं बना है कोई बात नहीं, चलेगा। खो गया है कोई बात नहीं, चल जाएगा। आपका नाम होना सबसे ज़रूरी है। अच्छा। और एक दस्तावेज़, एक डॉक्यूमेंट आईडी आपको लेके ही जानी होती है जी। वो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकती है, और उसके अलावा 12 और कार्ड्स हैं जो हमारे नॉर्मल कार्ड्स होते हैं ना, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उनमें से कोई भी इस तरह के कार्ड्स आप लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप इनफैक्ट जाएंगे तो जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाता है वो यही है कि आप आईडी कार्ड दिखाइए, और आपका फिर उनके पास एक उस बूथ की सूची होती है जिस बूथ पे भी आप वोट करने जा रहे हैं। हर बूथ पे करीब 1,500 के आसपास लोग होते हैं जी। तो आपका मिलान करेंगे कि इनका नाम इस बूथ पे अंकित है कि नहीं है, और होने के बाद में एक आईडी देखेंगे, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा वोट डालने के लिए। तो मतलब हम ये समझें कि अगर मान लीजिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है किंतु मेरे पास आधार कार्ड है, हम जाते हैं और वहाँ मेरा नाम लिस्ट में है, तो हम वोट दे सकते हैं? निश्चिंत होकर जाइए, आप दे सकते हैं। और जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपको मिलती है जी, तो वो भी एक तरह से मतलब आप संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरा नाम वहाँ पे है, वहाँ पे आ गया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी हाल ही में कुछ हुआ था ऐसा कि जो अभी हमने चुनाव कराया था जी, मांडर का और मतलब लोहरदगा और खूंटी का, तो कुछ क्षेत्र इसका भी पड़ा था। तो शिकायत आई कि हमारे पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप यानी कि वोटर स्लिप नहीं है, हमें वोट देने से मना किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। सिर्फ आपके पास वोटर स्लिप नहीं है तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है वोट डालने के लिए। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपका नाम उस बूथ पे दर्ज होना चाहिए और आपके पास 13 में से एक आईडी कार्ड कोई सा भी होना चाहिए। दैट इज़ इनफ। ये तो हो गई सर मतदाताओं की बात। अब अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो हमने देखा है उम्मीदवार काफ़ी पैसा खर्च करते हैं अपने प्रचार प्रसार में। तो क्या उनका कोई लिमिट नहीं है प्रचार प्रसार का, या कोई लिमिट है कि इससे ज़्यादा वो नहीं खर्च कर सकते हैं? देखिए लिमिट है, और आप देखेंगे पैटर्न को पूरे तो इलेक्शन में एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल। और काफ़ी बार ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि मतलब ये जो पैसा आ रहा है ये कहीं ना कहीं दूषित पैसा है, ब्लैक मनी है। तो इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और 2010 के बाद में तो इनफैक्ट पूरी मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी बना दी है कि इनका खर्चा एक सीमा के अंदर रहे। तो आपका जो सवाल है पहले मैं उसका जवाब दूंगा कि कोई सीमा है कि नहीं, तो यस सीमा है जी। और ये सीमा जो है वो MPs के लिए अलग है और MLAs के लिए अलग है। तो अभी लोकसभा चुनाव है जी। तो लोकसभा चुनाव में अधिकांश राज्यों के लिए ये सीमा है 95 लाख, यानी कि कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 95 लाख से ज़्यादा खर्चा कैंपेन में नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो अधिकांश राज्यों में ये सीमा 40 लाख है, और ये सीमा जो है ये समय के साथ चेंज भी होती रहती है। तो अगर हम 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फिगर सभी बताया, लेकिन अगर आप 2029 में चले जाएंगे तो ये फिगर जो है रिवाइज हो जाएगा। और ये इशू भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप देखते हैं पॉलिटिकल फंडिंग भी कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो जजमेंट दिए हैं आप देख ही सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी से और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से ये सारे जो इश्यूज़ हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और
इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर सोच रहे होंगे कि भाई ये लिमिट लगाई क्यों गई है। तो लिमिट लगाने का कारण ये है कि सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वेरी गुड। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकेगा और शायद जीत जाएगा शायद, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक तो ये होना चाहिए कि जो सबसे एबल कैंडिडेट है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, वो जीतना चाहिए जी। तो इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य ये है कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। कोई सिर्फ चुनाव इसलिए ना जीत जाए कि उसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा है, क्योंकि ही इज़ नॉट नेसेसरीली द गुड कैंडिडेट। तो सर आपने ये तो बता दिया कि 95 लाख एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है उनके लिए। इसका लेखा जोखा वो लोग कैसे देते होंगे और कब देते होंगे? इसमें देखिए उनके लिए कंपलसरी है कि जो कैंपेन पीरियड होता है जी, यानी कि जिस दिन से उनका नामांकन हो गया है तब से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट तब तक वो अपना जितना भी चुनावी खर्चा होता है कैंपेन का जी, उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट की टीम, इलेक्शन की टीम उनको प्रोवाइड करती है जी, और उसमें अपना खर्चा सारा मेंटेन करेंगे जी। और उसी के पैरेलल हमारे डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन की एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम होती है जी, उसका नोडल इंचार्ज भी रांची में मैं ही हूँ। तो हमारी टीम भी पूरा उनका हर इवेंट को कवर करती है, सारी गतिविधियों पे नज़र रखती है, और हमारी ओर से हम भी एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कितना खर्चा इनका हमारे अनुसार हुआ है। तो दोनों खर्चों को, जो उनका पक्ष है, जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया और जो हमने किया, उसको हम बाद में मैच करते हैं। और ये सीमा से अगर बाहर जाता है 95 लाख से जी, तो मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, कोई भी इसको लाइटली नहीं ले सकता है। 95 लाख से ज़्यादा खर्चा इनका होता है तो बाद में इनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली कोई कैंडिडेट नहीं ले सकता है फिर तो। और उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कौन सी पार्टी है, आप कितने बड़े उम्मीदवार हैं जी, बिल्कुल। अगर बाद में ऐसा होता है तो सदस्यता आपकी जा सकती है। कई बार हमने देखा है कि उम्मीदवार मतदाताओं को कई तरह का प्रलोभन देते हैं, तो मतदाताओं को इनसे कैसे बचना चाहिए और किन किन प्रकार के प्रलोभनों से बचना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज़्यादा होती है जी, लेकिन क्या वो एथिकल वोटिंग है जी? क्या वो वोट्स ईमानदारी से दिए गए हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये पूरा का पूरा जो एथिकल वोटिंग के दायरे में आता है जी। तो बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं जो नेता लोग देते हैं और वोट अर्जित करने के लिए, जो कि गलत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो उनमें ये है कि फ्रीबीज़ का जो बंटवारा होता है उनसे जनता को एकदम परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये काम भी करता है। आप देखेंगे कि जैसे चुनावी मौसम आता है तो शिकायतें आती है इसकी जी, और वो इसलिए क्योंकि ये काम करता है। आप किसी को फ्री में लिकर दे रहे हैं, फ्री में कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है, या फिर कुछ फ्री में साड़ी और ये सब भी बढ़ते हैं बहुत, हाँ, डिनर करा दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपका एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, छोटा सा गेन हुआ है कि आपको आपकी तलब, कुछ भूख की तलब थी, कुछ लिकर की तलब थी, वो क्षणिक खुशी, एक क्षणिक खुशी जो है वो तो आपको मिल गई, लेकिन आपके गली मोहल्ले में सड़क जो बन सकती थी वो नहीं, वो लाइट जो आ सकती थी, शायद वो छूट गई कहीं, क्योंकि आपने उस दिन अपना दिमाग नहीं लगाया और उस लालच में आप बह गए। उसी तरह काफ़ी लोग को ये मालूम नहीं होगा कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। घर से आपको पोलिंग बूथ तक लेके जाना और वापस आपको लाना बाय पॉलिटिकल पार्टी या उनसे जुड़े हुए लोग, ये भी अलाउड नहीं होता है, और लोग ये भी करते हैं, इसकी शिकायतें हमें आती हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, लोगों को बचना चाहिए। और अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, और वैसे भी रोज़ की ज़िंदगी में मालूम रहता ही है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसकी कास्ट क्या है, बिल्कुल, उसका धर्म क्या है, और कौन से रीजन से वो है, ठीक है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है ये कि मतलब आज के युग में भी ये चीज़ें काम करती हैं, और जितने देहात क्षेत्र में आप जाते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इनका मतलब जाति और क्षेत्रवाद तो बहुत ज़्यादा है। और होता क्या है कि पॉलिटिशियंस जो है वो नर्व्स पकड़ लेते हैं कि वोट हमें कैसे मिलेंगे, तो वो फिर इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और जो समझदार वोटर नहीं होगा वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो सभी वोटर्स को, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है कि इंसान कौन अच्छा है। इंसान वो अच्छा नहीं कि जो XYZ धर्म का हो, XYZ जगह का हो। आप उसके एक्शंस पे उसको जज करिए,
कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के आगे वो अपना बटन दबाते हैं उसके पीछे कैंडिडेट कौन है? बहुत कम लोग को मालूम है ये। सही बात। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सिर्फ पार्टी से ही जज कर लेते हैं और एक्चुअल कैंडिडेट कौन है उस पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा रिसर्च करें उस पर, बट कम से कम थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इससे तो आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि धर्म क्या है, जाति क्या है, जगह क्या है। मेरे खुद ही के अगर केस में बात करें तो मैं पर्सनली ऐसे कई लोग को मेरी फैमिली में जानता हूँ जो उनसे आप पूछेंगे कि आप किसको वोट कर रहे हैं तो उनका जवाब होता है कि XYZ पार्टी को करेंगे। मेरा सवाल होता है कि क्यों? हम तो इसी को करते आए हैं। हमारे तो पिताजी ने भी इन्हीं को किया था, हमारे दादाजी ने भी इन्हीं को किया था, हम तो इन्हीं के सपोर्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है एनालाइज करना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर परिवार में, हर फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन कहीं ना कहीं होने चाहिए, एकदम हेल्दी डिस्कशन, क्या है क्या नहीं है। और खाली कास्ट लाइंस पे, धार्मिक लाइंस पे आप सीमित न रह जाए। हम देख रहे हैं ज़माना पूरा डिजिटल होता जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कोई ऐप्स भी हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए? जी हाँ, डिजिटल का ज़माना है पूरा और इलेक्शन कमीशन भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी है जी। और जो कई सारी ऐप्स हमने लॉन्च की हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वोटर हेल्पलाइन ऐप। और वोटर हेल्पलाइन ऐप के इक्विवेलेंट ही एक वेबसाइट भी है, voters.eci.in। ओके। तो बेसिकली सेम ही चीज़ है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो ऐप में भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही पावरफुल ऐप है, या पोर्टल भी बोल सकते हैं वेबसाइट के केस में। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो मैंने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, जो वोटर पर्ची के बारे में बताया था, आप उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे कहाँ वोट देने जाना है। डिजिटली उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप जी। उसके अलावा कैंडिडेट्स के बारे में जान सकते हैं, आपके BLO कौन है। काफ़ी बार जो है आपको कुछ भी डाउट होता है कि आपको वोट कहाँ देने जाना है या मेरा नाम जुड़ गया है, गलती है, तो BLO से आपको संपर्क करना होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। तो BLO की जानकारी उसमें सारी दी होती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की जितनी टीम है उनके सारे ऑफिसर्स के नाम उसमें दिए होते हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है आप उस वोटर हेल्पलाइन ऐप से कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप है। और इसके अलावा 2-3 और ऐप्स हैं, मैं शॉर्टली बताना चाहूँगा। एक सी विजिल ऐप है जी। तो सी विजिल से जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रीबीज का बांटना है, कपड़े बांट दिए, फ्री का खाना खिला दिया, या अदरवाइज आचार संहिता का किसी तरह कोई उल्लंघन किया। तो जनता को इलेक्शन कमीशन ने ये शक्ति दी है कि आप कुछ भी ऐसा देखते हैं अवैध आपके पास में होता हुआ, तो आप सी विजिल ऐप के माध्यम से उसको ज़िले की इलेक्शन टीम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी आइडेंटिटी को कंसील नहीं किया जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा। तो आप अनोनिमसली भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग जो है तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। उसके अलावा एक KYC ऐप है, नो योर कैंडिडेट। तो इसमें जनता जो है वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में जान सकती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उस ऐप पे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो उस कैंडिडेट की नहीं है। उसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हर कैंडिडेट की, आप देखते होंगे आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आ रहा है, कई ऐसे नेता उनकी करोड़ों की संपत्ति है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब एक ट्रिगर हो सकता है सोच के लिए, जनता के लिए, कि वो पैसा कहाँ से उसके पास आया होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत माध्यम से ही आया होगा, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो शायद गलत तरीके से पैसा आया हो। तो जनता तो कर ही सकती है, जनता की बिल्कुल कर सकती है। तो उसको इन चीज़ों को देख के एक एनालिसिस कर सकती है। अगर किसी पे FIR है पहले से जी, तो जनता समझ सकती है कि शायद कहीं एक हो सकती है, चलो हो जाए, बट किसी के 10 FIR लाइन से हैं तो मतलब इट शुड रिंग बेल्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। उसी तरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, ज़रूरी है वो भी। अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा नेता नहीं हो सकता है, बट
एजुकेशन भी अपनी जगह एक सही मापदंड है जज करने का। तो इन सब चीज़ों पे जनता जो है एक डिसीजन ले सकती है, और सारी की सारी चीज़ें जो हमने KYC ऐप में दी हुई हैं। अब जनता के मन में ये भी सवाल होगा कि हमें कैसे मालूम कि उनकी क्वालिफिकेशन और ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है, कहाँ से मतलब हमने प्राप्त की है। तो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा मैं कि ये हर कैंडिडेट के लिए बाय लॉ कंपलसरी है कि वो डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन टीम को अपनी सारी चीज़ें जो जिनका मैंने अभी उल्लेख किया वो एफिडेविट के माध्यम से बताए कि मेरे ये क्रिमिनल गतिविधियाँ रही हैं जी, मेरी इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या मेरी ये संपत्ति है, मेरे पे इतना कर्ज है। तो बाय लॉ उनको ये देना मैंडेटरी है। तो फिर उसी को हम लोग जो है उस ऐप में डाल देते हैं, तो जनता के लिए ओपन है, कोई भी इसको देख सकता है। तो ये 3 ऐप्स हैं। इसके अलावा शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा, एक PWD ऐप है, तो हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हैं इसमें। ये तो इलेक्शन कमीशन की ऐप्स हैं। इसके अलावा रांची के वोटर्स के लिए एक खुशखबरी है कि हमने एक ऐप लॉन्च की है, बूथ क्यू स्टेटस ऐप है ये। अच्छा। तो इसमें जो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं, अर्बन क्षेत्र में इसको लॉन्च कर रहे हैं हम लोग जी, तो वो जान पाएंगे इस ऐप के माध्यम से कि उनके बूथ पे करंटली क्या सिचुएशन है लाइन की। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि वोटर्स वोट डालने इसलिए नहीं जाते हैं कि यार कौन इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहे, छोड़ो अगली बार देंगे। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उस ऐप के माध्यम से जनता को लाइव स्टेटस बताएं कि अभी लाइन का क्या स्टेटस है क्यू का। तो अगर क्यू कम होती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहेगा कि चलो वोट डालने चलते हैं। तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है। तो सभी से अपील है कि आप इसको डाउनलोड करें ऐप को, बूथ क्यू स्टेटस ऐप को, और अपना लाइन का स्टेटस जानें। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के मन में रहता है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है क्या? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और आज भी आप देखते हैं कि जब भी नतीजे निकलते हैं चुनाव के तो काफ़ी सारे एलिगेशंस लगते हैं कि ईवीएम ही बदनाम हो, ईवीएम को जो है खरीद लिया है, ईवीएम को धांधली है इसमें, तो ये सब चीज़ें हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी 6 साल की सेवा रही है, मैंने 3 चुनाव किए हैं, और उसमें जो जितना मैंने प्रोसेस देखा है जी, तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है ही नहीं, वो तो चलो सबको मालूम होना ही चाहिए। बट आप अगर, जनता तो ऑब्वियसली नहीं जानती है इलेक्शन प्रोसेस, बट इलेक्शन प्रोसेस आप पूरा पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर कदम पे, इलेक्शन के हर मोड़ पे उनको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। जब रैंडमाइजेशन होता है ईवीएम्स का, तब उनको बुलाया जाता है, FLC होती है, उसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर्स हैं या पोलिंग बूथ पे ले लीजिए आप, उनके पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं, मॉक पोल हम कराते हैं जी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरे चुनाव में ऐसी हम कराते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ वेरीफाई कर ले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी कोई बोलता है कि टेम्पर्ड है, तो उसको सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही बोला जा सकता है। और आपके सवाल का एकदम शॉर्टली जवाब देना मैं चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ईवीएम जो है वो टेम्पर्ड नहीं की जा सकती है, और ये ऐसी मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है जी, ये किसी सी चीज़ से कनेक्ट नहीं होगी। ब्लूटूथ ले लो, वाईफाई ले लो, जो आजकल जितने तरीके हैं जी, किसी से भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। ये बैटरी पावर्ड है, ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ पे लेके जाएंगे किसी को प्लग इन करेंगे जी, ऐसा भी नहीं है। तो आंधी तूफान कुछ भी आता है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, अपनी बैटरी पे काम कर रही है। टेम्पर इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे चेक्स हैं इस पे जी, तो उसको भी कर सकते हैं। और एक और वीवीपैट के बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक्चुअली ईवीएम मशीन जो है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट, जिसमें कि हम अपना वोट डालते हैं, और एक होता है काउंटिंग यूनिट जी, जिसमें कि वोट जाके दर्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और आप जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको 2 मशीनें मिलेंगी वहाँ पे। एक तो बैलेट यूनिट जिसमें आप दबाते हैं, और एक साइड में होता है वीवीपैट जी। तो वीवीपैट मशीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। भाई अब बटन दबा के क्या हुआ वो तो आम आदमी नहीं जान सकता है, लेकिन पर्ची अगर निकलती है कुछ तो उससे तो जान सकते हैं ना जी, बिल्कुल दिखता है। तो वो वीवीपैट का वही काम है। आप बैलेट यूनिट पे जो दबाया तो वही पर्ची जो छप के किसको वोट किया आपने, उसका नाम वगैरह, वो सारा वीवीपैट मशीन में पर्ची के माध्यम से प्रिंट होके वहाँ पे स्क्रीन में फ्लैश होता है और उसमें गिर जाता है जी। तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं आप कि जो वोट कास्ट मैंने किया है एक्चुअल में उसी को कास्ट हुआ है, और पर्ची उसमें जाके मशीन में गिर जाती है। तो बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है
तो इन पर्चियों का मिलान डिजिटल वोट से किया जाता है। और होता भी यही, कुछ बूथ्स पे रैंडम हम लोग करते हैं। हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी जिसमें बोला गया था कि सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे भरोसा जताते हुए ये आदेश दिया कि सभी में हम लोग पर्चियों की गिनती नहीं करेंगे, अदरवाइज तो फिर उसका यूज़ क्या है जी। तो आदेश रहा कि मतलब सभी की गिनती नहीं की जाएगी, कुछ की गिनती हम करेंगे रैंडमली और बाकी डिजिटल वोट्स पे ही हम जाएंगे। तो सिंपली शॉर्ट जवाब यही है कि ईवीएम जो है इस पे बिल्कुल हम भरोसा कर सकते हैं, एकदम फुल प्रूफ प्रक्रिया है ये। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के मन में जो प्रश्न रहते हैं या आप ये कहें हमारे मन में भी जो प्रश्न थे, उन सब को आपने बखूबी उत्तर दिया है। और जनता का तो बाद में मैं बात करूंगा, मेरे भी कई डाउट्स क्लियर हो गए जो डाउट्स थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं ना, उनके भी डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। और ये देखिए बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं आप नेशन की, तो आपके प्लेटफॉर्म से मेरी यही अपेक्षा है कि आप और भी इस तरह की गतिविधियां करते रहें ताकि वोटर अवेयरनेस हम बढ़ा सकें। बहुत बड़ा मुद्दा है और यूथ में इसकी मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब इसको मैसेज को पहुंचाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारा यूथ ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा अशिक्षित है इस चीज़ में जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपसे उम्मीद है कि इस तरह आप आगे करते हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।